हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, साथियों, मध्य प्रदेश के भूगोल में अभी तक हमने मध्य प्रदेश की नदियां, पहाड़ियां, पठार, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, प्राकृतिक संसाधन जिसमें हमने मिट्टियां और प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें जिनमें जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग और जो अब वन और वनोपज वाला टॉपिक है, ये आज का हमारा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश के वन और वनोपजों को फिनिश करेंगे। अब देखिए, बात आती है जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण, ये वाले टॉपिक की। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बोल रखा है कि ये जो टॉपिक है, इसको हम परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? रिवाइज फॉर्म में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, हमें जनसंख्या देखनी है, कितना जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या की डेंसिटी कैसी है। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बड़े सिंपल इससे क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि इसमें फैक्चुअल डाटा है, आपको ये याद रखना होता है। तो मेरा उद्देश्य है, या ये मेरा ऐसा सोचना भी है कि ये वाले टॉपिक को या ये करेंगे कि जो एग्जाम है, एग्जाम से हम 10 दिन पहले इसको कवर कर लेंगे, और फिर एक दिन एग्जाम से 2 दिन पहले इसके एमसीक्यू के रूप में हम इसको एक बार और देख लेंगे। तो इस प्रकार से अपना ये यूनिट जो है वो पूरी तरह से माना जाए तो 100% फिनिश है। क्लियर है? अब जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको 2-3 बातें समझनी होगी। सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि हमें मध्य प्रदेश के सिर्फ क्या पढ़ना है, वन, और वन से जो प्राप्त होते हैं वनोपज यानी वन उत्पाद। केवल हमें इसमें इन दोनों ही टॉपिक को देखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? बताने का तात्पर्य है कि ना तो हम यहाँ पर अब नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं, ना ही हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पढ़ने वाले हैं जैसे हम पहले पढ़ा करते थे। क्योंकि पिछला जो सिलेबस था उसमें क्लियरली मेंशन था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। लेकिन इस बार केवल एक ही टॉपिक, और इस टॉपिक को केवल एक ही पॉइंट में रख दिया गया है, जिसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के वन और वनोपज। तो हमारा प्राथमिकता रहेगा कि हम मध्य प्रदेश के वन और वनोपज को ही पढ़ें, और यहीं तक हम अपने आप को सीमित कर दें। क्लियर है? अगर आएगा तो ये आपकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। आप चाहें तो किसी भी बुक से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी को कवर कराने के लिए बाध्य हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मध्य प्रदेश के वन और वनोपज को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज। देखिए, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का जो हमारा वन एवं वनोपज पढ़ना है, ये इस प्रकार से। तो हमें मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपजों को पढ़ना है, जिसमें हम क्लियरली देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन अधिनियम। तो दोस्तों, वन अधिनियम 1927 के तहत क्या कहा गया कि जो हमारा भूमंडल है, इस भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका है, वह क्या कहलाता है? वन कहलाता है। तो यहां से वन की डेफिनेशन समझ में आई। वन क्या होते हैं? वन अधिनियम 1927 के तहत वन क्या है? भूमंडल का वह भाग या वह हिस्सा जो वृक्षों से ढका हुआ है, वन कहलाता है। भारत की जो पहली वन नीति है दोस्तों, ये हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी 1894 में लागू की थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 1952 में जो है लागू हुई। ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्वतंत्रता वाली उसने पूछा है, या सिंपली पूछा है कि भारत की पहली वन नीति क्या है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई, तो हमारा आंसर 1894 होगा। लेकिन यदि स्वतंत्र भारत की उसने पूछा है तो हमारा 1952 हो जाएगा। तो जब भारत की भी पहली वन नीति 1952 में आई, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की भी जो वन नीति होगी वो 1952 में ही मानी जाएगी। यानी मध्य प्रदेश की जो वन नीति थी वो 1952 में बनके तैयार हुई। लेकिन जो नई वन नीति है हमारे मध्य प्रदेश की, वो 4 अप्रैल 2005 को लागू हुई। यानी मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब से लागू हुई है? तो 4 अप्रैल 2005 से इसको लागू किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में जो वन विभाग था, इसकी स्थापना 1860 में की जा चुकी थी। यानी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 1860, 1860। अब हम एक बार एक नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन की ओर। देखिए दोस्तों, वन सुरक्षा और वन के विकास के क्षेत्र में अगर हम जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए एक संकल्प पारित किया गया था 22 अक्टूबर 2001। तो वन सुरक्षा के लिए या वन के विकासों के लिए उनमें जन सहभागीदारी
को बढ़ावा मिले, इसके लिए 22 अक्टूबर 2001 को एक संकल्प पारित किया गया, जिसके अनुसार 3 प्रकार की वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया। यानी वन प्रबंधन समितियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब ये 3 प्रकार की कौन-कौन सी हैं? तो पहला है ग्राम वन समिति, दूसरा है वन सुरक्षा समिति और तीसरा है इको विकास समिति। ये तीनों समितियों का हमें नाम याद रखना है। अब देखिए, ग्राम वन समिति क्या होती है? बिगड़े वन क्षेत्रों में वनखंड सीमा से 5 किलोमीटर दूर स्थित जो ग्राम होते हैं, ऐसे ग्राम ग्राम वन समिति के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य है, जहां विरल वन पाए जाते हैं, उन विरल वन क्षेत्रों में जो वनखंड है, उसकी सीमा से 5 किलोमीटर दूर तक जितने भी ग्राम स्थित हैं, वो ग्राम वन समिति के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, वन सुरक्षा समिति क्या है? जो सघन वन है, डेंस फॉरेस्ट हैं, उन क्षेत्रों में वनखंड की सीमा से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम किसमें आते हैं? वन सुरक्षा समिति में। तो वन सुरक्षा समिति में केवल एक टर्म ही चेंज हुआ है, क्या? सघन वन, और यहाँ पे क्या था? विरल या बिगड़े वन। वहीं हम इको विकास समिति की बात करते हैं, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, उन क्षेत्रों में जो स्थित ग्राम होते हैं, वो इको विकास समिति के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर स्थित जो ग्राम होते हैं, उनकी जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है वन सुरक्षा और वन के विकास के लिए। क्लियर है? तो ये मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन से संबंधित कुछ फैक्ट हुए। अब देखिए, हम बात करते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम IIFM बोलते हैं। ये भोपाल में स्थित है। दोस्तों, ये भारत के संदर्भ में नहीं, संपूर्ण भारत के लिए काम करता है और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला पॉइंट क्या बना? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर आप चेक कर सकते हैं। कब स्थापित हुआ? 1982 में। और किस मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन रहकर ये कार्य करता है। अब ये सारे फैक्ट हैं जिनको हमें कुछ समझना नहीं है, केवल हम एक एक पॉइंट्स में इनको हम देख कवर करते या देखते चले जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया। यानी मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम है, उसकी स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1975 को। वहीं राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में। स्थापना कब हुई? 1963 में। तो दोस्तों, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। वहीं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, लेकिन संपूर्ण भारत का है। और वहीं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कहाँ है? सॉरी, कब स्थापित हुआ? 24 जुलाई 1975 को। अब हम अब ये था राज्य वन अनुसंधान संस्थान। तो हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये भी जबलपुर में है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। 1988 में स्थापित किया गया था। तो देखिए, जबलपुर में अभी तक हमने 3 संस्थान देख लिए: राज्य वन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट यानी वन महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? बालाघाट में, 1979 में। और वहीं दूसरा जो वन विद्यालय महाविद्यालय है, वो बैतूल यानी फॉरेस्ट कॉलेज जो है वो बैतूल में 1980 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला वन स्कूल कौन सा है? शिवपुरी में स्थापित किया गया। वहीं वानिकी एवं मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? छिंदवाड़ा जिले में है। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, कुछ और हम फैक्ट देख लेते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम आया 1972 में, जिसको भारत में लागू किया 9 सितंबर 1972 को, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू हुआ 5 नवंबर 1974 को। ये पॉइंट याद रखना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अधिनियम है 1972 का, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू हुआ 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में आया। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार विनिमय अधिनियम 1964 में आया। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, जो कि 21 नवंबर 2014 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो जैव विविधता अधिनियम है तो 2002 का, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू हुआ 21 नवंबर 2014 को। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आपको अभी तक जो देखे हैं, इनसे MCQ के फॉर्म में आपसे बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इन फैक्ट पर अच्छे से एक नजर रखना है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन वाला है ये टॉपिक, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। आप किसी भी राइटर की किताब को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी राइटर ने कुछ और लिखा है, किसी ने 4 बताया है तो किसी ने 5 बताया है। लेकिन हमें तो अपना क्वेश्चन सही करना है, उस आधार पर हमें देखना होगा कि हमारे लिए क्या सफिशियंट रहेगा। तो जो 4 है, ये 4 जो संख्या है वनों का वर्गीकरण है दोस्तों, ये विभिन्न किताबों के माध्यम से मान लीजिए। और जो 5 है, ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी के आधार पर, यहाँ लिखा भी है अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ एकेडमी। यानी ये जो हमारी मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ एकेडमी है, उसमें हमारे जो मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण है वो कितने हिसाब से बताया गया? 5। अब किसी को ये 15 ना देखे, ध्यान रखें, ये 5 है, ये 4 है। क्लियर है?
चलिए, तो हम तो पांचों को देखने वाले हैं। अब हम सबसे पहले एक-एक करके पहला जो नंबर है, वह क्या है? भौगोलिक या जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। पहला हम किसके आधार पर देख रहे हैं? भौगोलिक या जलवायु के आधार पर। तो देख लेते हैं भौगोलिक या जलवायु के आधार पर वर्गीकरण क्या है? उसमें क्या-क्या चीजें शामिल हैं? देखिए, ये जो पूरा आपको स्लाइड दिख रहा है अभी स्क्रीन पर जो आपको पीडीएफ ये दिखाई दे रही है, इसमें जो कुछ है ये सब किससे संबंधित है? ये है भौगोलिक आधार पर। तो भौगोलिक आधार पर पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों मध्य प्रदेश में 88.65% क्षेत्रफल केवल उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का है। यानी हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, वो भी शुष्क पर्णपाती वन। इनके लिए दोस्तों 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख जिले हैं इसमें सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, पन्ना, बैतूल, सिवनी। यानी हम कह सकते हैं मध्य वाला, पूरे मध्य प्रदेश का मध्य का जो हिस्से है इसमें जितने भी जिले आते हैं वो सब कहाँ काउंट होते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। दूसरा देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर हो। ये मध्य प्रदेश के 8.97% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। मुख्य जिले हैं मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल। और यहाँ पर मुख्य जो वृक्ष मिलते हैं साल, बांस, महुआ और हर्रा टाइप के आपको वन। यहाँ पर आपको सागौन, शीशम, नीम और पीपल देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और भौगोलिक आधार पर जो तीसरा और अंतिम बांटा गया है वो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कंटीले वनों में आते हैं बबूल, शीशम, पलाश। इनके लिए अगर जिस भी क्षेत्र में 25 से 75 सेंटीमीटर यानी हम कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो वन उपजते हैं वो वन कटीले वन कहलाते हैं। और मध्य प्रदेश में इनका क्षेत्रफल है 2.38%। इसमें मुख्य जिले आते हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जलवायु के आधार पर या भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन होते हैं, तो तीन। उष्णकटिबंधीय शुष्क व पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। क्लियर है? चलिए, दूसरा हम बात कर लेते हैं प्रादेशिक आधार पर जो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण मिलता है वो कितने प्रकार का है। अब देखिए, प्रादेशिक आधार में मुख्यतः अब ये इसमें भी कई किताबों ने अलग-अलग दिया है, लेकिन हम हिंदी ग्रंथ अकेडमी के तहत चलेंगे। तो मुख्य 3 प्रकार होते हैं, विंध्य कैमूर वन क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र और मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी वाला। अब हम पहले देख लेते हैं विंध्य कैमूर क्षेत्र। इसको रीवा पन्ना का पठार वन क्षेत्र भी कहते हैं। मुख्यतः इसमें सागर, दमोह पठार आ जाता है, नरहट बिजावर पहाड़ी आ जाती है और पन्ना विंध्यांचल क्षेत्र आ जाता है इसके अंतर्गत। वहीं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को नर्मदा का दक्षिणी वन क्षेत्र भी कहते हैं। मुख्यतः इसमें सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल जिले आ जाते हैं। दोस्तों जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का क्षेत्र है, इसके जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः वनों की कटाई करके शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सतपुड़ा श्रेणी का क्षेत्र है, वह दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में आपको शुष्क पतझड़ वाले वन मिलेंगे और वहीं दक्षिणी क्षेत्र में आपको आर्द्र पतझड़ वाले वन मिलेंगे। और इसी में आपका बघेलखंड का पठार शामिल है। क्लियर है? और मुरैना शिवपुरी पठार को मध्य भारत पठार वन क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर कटीले और झाड़ी वाले वन मिलेंगे आपको, बबूल, पलाश, ऐसे वन देखने को मिलेंगे। तो प्रादेशिक आधार पर तीन भागों में हमने डिवाइड किया। अब बात कर लेते हैं प्रजाति के आधार पर, क्योंकि हमें टोटल 5 प्रकार देखने हैं। तो 5 में से 2 प्रकार तो हो गए, एक प्रादेशिक आधार पर, एक भौगोलिक आधार पर। नेक्स्ट हमारा प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर भी वनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है मित्रों। ये 3 वन कौन-कौन से हैं इनको देख लेते हैं हम। देखिए, ये इसमें शामिल है सागौन के वन, साल के वन और मिश्रित वन। सागौन वन को दोस्तों जहां भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाएंगे, यानी सागौन वन किस क्षेत्र में आते हैं? जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में इनका जो परसेंटेज है वो 9.36% है। प्रीवियस ईयर में यही परसेंटेज के फॉर्म में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें मुख्यतः आप देखेंगे उसमें जिले अगर हम बात करेंगे तो जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल और सागर जिले इसमें शामिल है। वहीं हम साल वन की बात करते हैं तो इसके लिए आर्द्र पर्णपाती वन आवश्यक है। 4.15% क्षेत्रफल पर है मध्य प्रदेश में। मुख्य जिले हैं मंडला, बालाघाट और शहडोल। इसी प्रकार से मिश्रित वनों का जो प्रतिशत है वो 58.49% है। मुख्यतः बालाघाट, बैतूल, सिवनी, मंडला जिले में आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं आपसे कि प्रजाति के आधार पर सर्वाधिक वन कौन से देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, तो हम बताएंगे मिश्रित वन। ठीक है? और अगर प्रजाति के आधार पर सबसे कम वन कौन से पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ साल के वन। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रशासनिक आधार पर, यानी चौथा वर्गीकरण है किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर। जब हम प्रशासनिक आधार पर बात करते हैं तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के वन हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन।
जब हम आरक्षित वन की बात करते हैं तो इनका परसेंटेज है 65.36%, संरक्षित वन का है 32.84 एंड अवर्गीकृत वन का है 1.8%। आरक्षित वन क्या होते हैं? ऐसे वन जहां पर प्रशासकीय नियम कठोर होते हैं, राज्य सरकार का डायरेक्ट उस पर कंट्रोल होता है और यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। सिर्फ शोध कार्य के लिए ही इन वनों में जाया जा सकता है परमिशन के थ्रू। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन आपको देख लेंगे मिलेंगे खंडवा में, और सबसे कम मिलेंगे छतरपुर में। तो आरक्षित वन क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम संरक्षित वन की बात करते हैं। तो जहां पर शासकीय नियंत्रण तो हो लेकिन नियम कठोर ना हो और सीमित छूट भी प्राप्त हो, यानी मवेशी चरा सकते हो, तो ऐसे क्षेत्र ऐसे वन क्या कहलाते हैं? संरक्षित वन। और जब हम अवर्गीकृत वन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन का ध्यान बिल्कुल कम होता है। यहाँ पर पशु चाराने और लकड़ी काटने की आपको सुविधा प्राप्त होती है। और वही हम बात करते हैं तो सर्वाधिक अवर्गीकृत वन आपको उज्जैन जिले में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये हमने किसके आधार पर देखे? प्रशासनिक आधार पर। 4 प्रकार हुए हमारे अभी तक। मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण के आधार में हमने 4 प्रकार देख लिए। अब हमारा लास्ट बचता है, वो है दोस्तों वन विभाग के आधार। किसके आधार पर देखना है हमें? वन विभाग के आधार पर। तो वन विभाग के आधार पर भी मध्य प्रदेश में जो वन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अति सघन वन। कौन सा है? अति सघन वन। अब अति सघन वन क्या होते हैं? दोस्तों जहां पर भी पेड़ों की कैनोपी का घनत्व 70% से अधिक होता है। कितने परसेंट से अधिक? 70% से अधिक। तो ऐसे वन क्षेत्र कहलाते हैं अति सघन वन। और मध्य प्रदेश में इनका योगदान है पूरे क्षेत्रफल में 2.17%। नेक्स्ट है मध्यम सघन वन, जहां पेड़ कैनोपी का घनत्व जो डेंसिटी है वो 40 से 70% हो, और ये मध्य प्रदेश के 11.14% क्षेत्रफल पर देखने को मिलते हैं। वहीं खुले वन की हम बात कर लेते हैं तो जहां पेड़ कैनोपी का घनत्व 10% से भी कम हो, ऐसा पूरा क्षेत्रफल है 11.83%। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है? 5 प्रकार से किया गया। उन पांचों को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। कुछ फैक्ट यहाँ पे हैं, फिर हमें देखना है मध्य प्रदेश के वन उत्पाद। फैक्ट क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। और सामान्य यानी मध्यम सघन वन वाला जिला भी कौन सा है? बालाघाट। इन दोनों का जवाब क्या है? बालाघाट। वहीं सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला है श्योपुर। तो यहाँ पर हमने देखा ना ये श्योपुर वगैरह, देखिए यहाँ पर खुला वन क्षेत्र, खुला घनत्व, तो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर है? मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भोपाल में की गई 1974 में, और मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण भोपाल में स्थित है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्टनेस में कुछ नहीं समझाना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला कार्बन टावर बैतूल जिले में लगाया गया 2012 में। वहीं दूसरा कार्बन टावर लगाया गया कान्हा नेशनल पार्क में। ठीक है? कार्बन टावर क्या होते हैं आप सब जानते हो। जो हमारे सामान्य मोबाइल के जो टावर होते हैं उन्हीं की तरह ये कार्बन टावर होते हैं, जो ये बताते हैं कि पेड़ों द्वारा कितना ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया जा रहा है। ठीक है? तो इस स्लाइड में हमने मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, कुछ अधिनियम, ये सारी चीजें हमने फैक्ट्स ली। अब जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमें देखना है मध्य प्रदेश के वनोपज, वन उत्पाद कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं वन। हमारा टॉपिक सिलेबस में क्या दिया था? वन एवं वनोपज। तो अब हम वनोपज की बात करते हैं। वनोपज में सबसे पहले हम बात करते हैं वन संपदा। मध्य प्रदेश की वन संपदा को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आते हैं एक मुख्य वनोपज और गौण वनोपज। मुख्य वनोपज में आते हैं सागौन, साल, बांस, और गौण वनोपज में आते हैं तेंदु, महुआ, साल, खैर, लाख और हर्रा। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देखते हैं सागौन के वृक्ष को। सागौन मध्य प्रदेश में इनका परसेंटेज में हम देखेंगे तो 19.36% इनका एरिया है। इनको टीक भी कहते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है टिक्टोना ग्रांडिस। सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वृक्ष सागौन के हैं। बोरी घाटी, हरदा या नर्मदापुरम में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे सागौन के वृक्ष। नेक्स्ट है साल वृक्ष। ये मध्य प्रदेश के दूसरे सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है। सूर्या रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। अधिकता है इसकी पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे कि बालाघाट, मंडला, डिंडोरी इत्यादि में। इस लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर जहाज निर्माण में किया जाता है। बांस, डेंड्रोकैलिमस इसका साइंटिफिक नेम है। पहला बांस सरकारी जो शोरूम है वो नौलखा इंदौर में स्थापित है। ये हम उद्योगों में पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक बांस आपको बालाघाट, उसके बाद होशंगाबाद, झाबुआ, मंडला में इत्यादि में देखने को मिलेंगे। दोस्तों बांस ट्रीटमेंट का प्लांट जो है वह सोनूरा गांव सतना में स्थापित है। वहीं बालकोबा जो प्रजाति है बांस की है सतना जिले में और उमरिया जिले में देखने को मिलती है। दोस्तों राज्य बांस मिशन 3 जुलाई 2013 को स्टार्ट किया गया, और बांस शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना 15 जुलाई 2000, सॉरी, ये जो राज्य बांस मिशन है 2013 और ये भी 2013 है।
ये बांस से रिलेटेड फैक्ट हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेंदुपत्ता की। दोस्तों तेंदुपत्ता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का संपूर्ण देश में पहला स्थान है। इसका उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। मुख्य क्षेत्र है जबलपुर, सागर, शहडोल। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वार्षिक उत्पादन में, इसका देश में है योगदान 25%। खैर संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है। कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी मुरैना में स्थित है। लाख। दोस्तों लाख बेसिकली आपको बेर के पेड़ पर, पलाश के पेड़ पर देखने को मिल जाएगा। लाख में एक कीट पाया जाता है, इसका नाम है लेसिफर लक्का। लाख की चूड़ियां वगैरह इन्हें औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उपयोग लिखा है चूड़ी उद्योग में। दोस्तों उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है। इसके अन्य जो जिले अगर हम बात करेंगे तो जबलपुर, मंडला और शहडोल में आपको देखने को मिलेगा लाख। हर्रा। हर्रा के लिए आपको छिंदवाड़ा, मंडला याद रखना है। चर्म चर्म शोधन में यह उपयोगी होता है, तो हर्रा हुआ ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं महुआ की। महुआ मुख्यतः आपको बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम में देखने को मिलेगा। इससे कच्ची शराब बनती है, जो औषधि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और प्रदेश की जो शराब है, हमारे मध्य प्रदेश की महुआ से बनी हुई शराब है, इसको हेरिटेज शराब का दर्जा प्राप्त है। यही हम गोंद की बात कर लेते हैं, तो बबूल, कुसुम, सेनियन वृक्षों से प्राप्त होती है। शिवपुरी में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में आपको गोंद के पेड़ सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है बिलाला, भिलमा या भिलावा। यह एक पेंट स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका जो पेड़ होता है। दूसरा, छिंदवाड़ा में ही इसकी मोनोपोली, यानी एकमात्र जिला है छिंदवाड़ा। स्याही बनाने का कारखाना भी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है रेशम। रेशम की तीन किस्में, जिसमें मलबरी, टसर और ईरी की बात कर लेते हैं। ये क्रमशः मंडला, बैतूल और सिवनी में स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के हमारे वन उत्पाद हुए। इनसे प्रश्न आना तय है, इसलिए आपको इनका परसेंटेज भी याद रखना है, जिला भी याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है 2021 की। बस ये हमारा अंतिम टॉपिक होने वाला है। मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट भारत की है, इसमें अपन मध्य प्रदेश के भी आंकड़े प्रकाशित होते हैं, तो उनको भी अपन कवर कर लेंगे। जैसे पहली वन रिपोर्ट आई 1987 में, और ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। 2021 में जो ये रिपोर्ट आई है, ये मध्य प्रदेश की पूरे भारत की 17वीं वन रिपोर्ट है, जिसमें इस बार रिसोर्स सेट नामक सैटेलाइट का उपयोग किया गया था। इसके अकॉर्डिंग 2021 की जो रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 25.14% है। 2019 में यह क्षेत्र था 77,482 किलोमीटर। कुछ पॉइंट्स में भी है, यानी हम कह सकते हैं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि है 10.11 किलोमीटर पर स्क्वायर की वृद्धि इस बार हुई है। 11 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 10.11 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखने को मिली। वहीं हम अकॉर्डिंग टू जो हमारी ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार पूरे भारत में पहला स्थान है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो वनों का क्षेत्रफल उसकी दृष्टि से। तो पहला है एमपी, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। ये संख्या आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में याद रखेंगे इसको। इसी प्रकार से अगर मिनिमम बात करेंगे, तो सबसे कम वन भारत में, सबसे कम वन कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा में। यानी सबसे कम वन आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अच्छा यही हम देख लेते हैं मिजोरम में परसेंटेज के आधार पर, नहीं सबसे ज्यादा परसेंटेज। अब ये परसेंटेज का क्या लोचा है, इसको समझ लेते हैं एक बार, कि भाई परसेंटेज के आधार पर क्या होता है, और क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखिए मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। इसके पूरे क्षेत्र में केवल इतने एरिया में वन है, ठीक है। और एक क्षेत्र ये है, और इसके इतने एरिया में वन है। यानी कि अगर हम देखा जाएगा तो परसेंटेज वन का किस ए वाले इसमें ज्यादा हो गया है, बी वाले में, तो बी वाले में। तो परसेंटेज की दृष्टि से यही देखा जाता है। जबकि अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। तो परसेंटेज की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा वन है वो कहां पर है, मिजोरम में। कितने हैं, 85.53%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय। लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कम हरियाणा, पंजाब और गोवा है। परसेंटेज याद नहीं रखना है आपको सिंपली, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों की भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 33% से अधिक वन क्षेत्र हैं। ये इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो वन है हमारे, वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी फैक्ट है, इंडिया के संदर्भ में है ये। अब हम प्रॉपर अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। देखिए वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला इस बार है भिंड, जिसमें 120 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। और सबसे कम वृद्धि, यानी कम वृद्धि वाला जो जिला है वो है बड़वानी, जहां पर 23.63 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं क्रमशः बालाघाट पहले नंबर पे आता है, उसके बाद छिंदवाड़ा है, बैतूल है, श्योपुर है।
ये नंबर आप याद रखना चाहो तो रखना, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार से सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़। ये सीक्वेंस जरूर आपको कम से कम 4 जिलों का याद होना चाहिए, चाहे वो अधिक वाले जिलों का हो, चाहे वो कम वाले का, क्योंकि स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं अब के समय में। क्लियर है? अगर हम परसेंटेज के आधार पर बात करते हैं तो सर्वाधिक परसेंट वनों का है मध्य प्रदेश में बालाघाट में ही, उसके बाद श्योपुर है, उमरिया है, मंडला है। ये यहाँ पे सीक्वेंस कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखा जाए, अब सर्वाधिक वंचित की बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा वन थे बालाघाट में, उसके बाद छिंदवाड़ा में, बैतूल में, श्योपुर में। लेकिन परसेंटेज के आधार पर देखा तो बालाघाट तो पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे आता है श्योपुर। यानी श्योपुर जहाँ क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर था, वहीं परसेंटेज में दूसरे स्थान पे आ गया। और फिर उमरिया और मंडला। इसी प्रकार से सबसे कम परसेंट अगर वन क्षेत्र में बात करेंगे तो उज्जैन का है, फिर शाजापुर का है, फिर रतलाम का है, फिर राजगढ़ का है। ये सीक्वेंस में ही है। क्लियर है? चलिए, और कुछ फैक्ट। मध्य प्रदेश में कुल वन व्रत कितने हैं? 16। वन मंडल है 63। उपवन मंडल है 135। वन ग्राम है 925। वन परिक्षेत्र है 473। उपवन परिक्षेत्र है 1871। वन परिसर है मध्य प्रदेश में 8286। एक फैक्ट याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चंदन का जो जंगल है वह सीहोर, यानी कि सीहोर के इछावर में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे अंकुर अभियान। कुछ ही अभियान, जैसे पेड़ पौधों को लगाने वालों के लिए प्राणवायु पुरस्कार देने के लिए अंकुर अभियान चलाया जाता है, जिससे लोग प्रोत्साहित होते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए। पंचवन योजना 1976-77 में लागू हुई। वनीकरण हेतु प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल जिले में स्थित है। इसके अलावा वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल बैतूल और रीवा जिले में स्थित है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है वह तेंदुपत्ता संग्राहक बच्चों की शिक्षा हेतु चलाई जा रही है ये। वहीं चरण पादुका योजना जो कि बहुत फेमस है, हम उद्योगों वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 2018 में ये चलाई गई। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, 2010 से दिया जा रहा है वृक्षारोपण प्रोत्साहन करने के लिए। वहीं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी 2008-9 से दिया जा रहा है वन्य जीव संरक्षण के लिए। और देख लेते हैं, एक दो फैक्ट्स और हैं बस। संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2005 को की थी। और जड़ी बूटी बैंक मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का यूनिट 4 का जो वनों वाला टॉपिक था, वन एवं वनोपज, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपका काम क्या रह जाता है, इसको हम 2 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स मेंशन किए गए थे, हमने उनको 99 पॉइंट या 99% कवर कर लिया है। कैसे कर लिया है? क्योंकि सिलेबस का हमने, अगर ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दिया जाए, तो सारे ही पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। कुछ के हमने एमसीक्यू भी देखे हैं। अब ये जो यूनिट 4 है, इसके समय समय पर मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हम पढ़े हुए टॉपिक्स का पहले मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि आज इस टॉपिक से क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप उनका रिवीजन करेंगे और रात के समय हम उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये टॉपिक का मैं आपको बता ही चुका हूँ। एग्जाम से 10 दिन पहले इसको अपन कवर करेंगे, और फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाएंगे 2 दिन पहले, ताकि इस वाले टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो अपन 100% एक्यूरेसी से उसको सही कर पाए। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा जो यूनिट 10 है पूरे अपने सिलेबस में पीएससी की, उसमें पहली यूनिट अपनी कवर हुई, जिसमें अपन ने यूनिट 4 को कवर कर लिया। पैरेलली अब मध्य प्रदेश के लेक्चर तो डेली आने वाले हैं। हमने अभी यूनिट 4 कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो उठाने वाले हैं, उसमें हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश का जो इतिहास वाला पोर्शन है, जिसमें हम मध्य प्रदेश का कल्चर, मध्य प्रदेश के वंश, राजवंश, मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व, इन सब के बारे में चर्चा करनी। तो मध्य प्रदेश का तो डेली आपका एक लेक्चर आना कंपलसरी है, मान के चलिए, जिसमें हम मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी यूनिट है, जैसे मध्य प्रदेश की यूनिट 4 अपन ने पूरी कंप्लीट करी है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? कम से कम 9 क्वेश्चन यहाँ से सही हो। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी हमें पढ़नी है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी हमें पढ़नी है, मध्य प्रदेश का भूगोल जिसमें हम, सॉरी, इतिहास, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संस्कृति भी देखने वाले हैं, ये सारी चीजें। और आप सब जानते हो, यूनिट 10 जो है इस समय, यूनिट 10 की अभी अपन क्लास स्टार्ट नहीं करते हैं। यूनिट 10 अपन उठाएंगे अप्रैल मंथ में, और अप्रैल में अपन इसको 2 से 4 वीडियो के अंदर इसको पूरी तरह से कवर करेंगे एमसीक्यू के तहत। ये क्यों एग्जाम के टाइम पे उठाएंगे? क्योंकि यहाँ से भूलने की गुंजाइश ज्यादा है। तो हम इनको जब नया नया पढ़ेंगे तो यहाँ से, क्योंकि यूनिट 10 एकमात्र ऐसी है जो केवल इसमें जनजातियों वाला टॉपिक और 10 क्वेश्चन देने वाली है। तो यहाँ पे अपना टारगेट होना चाहिए 10 में से 8 या 7 क्वेश्चन सही करने का। तो इस प्रकार से अपन को नंबर पिक करने हैं हर एक यूनिट से। अब पैरेलली हम देखने वाले हैं कुछ समय में, मैं जो अल्टरनेटिव डे पे पॉलिटी के लेक्चर और हिस्ट्री के लेक्चर भी स्टार्ट करने वाला हूँ।
यूनिट 7 में अपना आईसीटी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। 1-2 दिन में उसका पूरा नोट्स जब मेरे बन जाएँगे, उसके माध्यम से फिर अपन यूनिट 7 को कवर करने वाले हैं। तो अब हमारा कोशिश रहेगा कि इस मंथ में एक यूनिट तो अपना कवर हो चुका है। यूनिट 9 आपका जो कंप्यूटर वाला है, इसको भी बहुत जल्द यानी अपन लगभग 5 मार्च तक यूनिट 9 को अपन फिनिश करने वाले हैं। यूनिट 7 का सही ऐसे टारगेट रहेगा कि बहुत से बहुत 10 मार्च तक अपन यूनिट 7 को कवर करेंगे। तो 3 यूनिट अपने हाथ में आ गई, यानी कि 30 नंबर की यूनिट अपने हाथ में आई। एमपी अपना रेगुलर चल रहा है, तो एमपी के जितने भी पोर्शन है उनको आपको नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री अल्टरनेट डे पर आएगा, पॉलिटी अल्टरनेट डे पर आएगा, इकोनॉमी अल्टरनेट डे पे आएगा, और करंट अफेयर्स भी हम 15 दिन पहले स्टार्ट करेंगे। ये अपना पूरा एक स्ट्रक्चर रहने वाला है कमिंग, जो अपना एक से जो अपने 2 महीने बचे हुए हैं शेष। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर टेलीग्राम की लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होके मिलेंगी। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।